नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब? हम लोगों ने अगले वीडियो में पढ़ा था गज़नवी के आक्रमण के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे गज़नवी के आक्रमण का प्रभाव। अगला हमारा टॉपिक है। और इसका जो फर्स्ट वाला वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका लिंक आप लोग देख लीजिएगा। ये उसका पार्ट सेकंड वाला है, जो मध्यकालीन हमारा इतिहास शुरू हुआ था 7वीं शताब्दी से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक जो चला था। तो वो उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे। तुर्कों और अरबों का जो आक्रमण था उसके बारे में पढ़ रहे थे। और उसका फर्स्ट वीडियो हम बना चुके हैं। और उसके बाद वाला जो वीडियो है पार्ट 2 है, इसको आप लोग ज़रूर देखें। और उसका फर्स्ट वाला वीडियो जो जिसने भी नहीं देखा है, उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो हमारा आज का टॉपिक है गजनी के आक्रमण के प्रभाव। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है गजनी के आक्रमण का प्रभाव। जब गजनी आक्रमण किया था, उसका क्या क्या प्रभाव पड़ा हमारे इंडिया में, उसको हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। फर्स्ट टॉपिक है हमारा गजनी की पंजाब विजय के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों ने गंगा घाटी और राजपूताना पर लगातार अनेक आक्रमण किए। और अनेक अवसरों पर इन्होंने तुर्कों के विरुद्ध जीत भी प्राप्त की। यानी कि जब गजनी आक्रमण किया था तो उसके जो भी उत्तराधिकारी थे, वो गंगा घाटी और राजपूताना पर लगातार आक्रमण करते गए। और उसके खिलाफ में जो तुर्क उतरा था, उसके खिलाफ में भी, उसके विरुद्ध में भी जीत हमेशा प्राप्त करते चले गए। अगला हमारा टॉपिक है मुस्लिम व्यापारियों का देश भारत में स्वागत किया गया। मुस्लिम व्यापारियों का भारत में स्वागत किया गया क्योंकि वे मध्य तथा पश्चिम एशियाई देशों में भारत का व्यापार बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे थे। और व्यापार की वृद्धि से राज्य की समृद्धि बढ़ रही थी। यानी कि जब गजनी आक्रमण किया, उसके आक्रमण का प्रभाव इस प्रकार देखा जा सकता है कि जो भी मुस्लिम व्यापारी था, उसको भारत में स्वागत किया गया क्योंकि वे जो पश्चिम एशियाई देशों में, जो हमारे भारत देश का पश्चिम एशियाई जो भाग है, उसमें व्यापार बढ़ रहा था। और व्यापार की वृद्धि से राज्य की समृद्धि बढ़ रही थी। ये एक प्रभाव देखने को मिला। आगे देखिए, इस काल में हिंदू और इस्लाम धर्मों तथा हिंदू और इस्लामी समाज के मध्य आदान प्रदान की एक प्रक्रिया प्रारंभ हुई। लाहौर अरबी और फारसी भाषाओं और साहित्य का केंद्र बन गया। तिलक जैसे हिंदू सेनापतियों ने गजनवी की सेना का नेतृत्व किया, जिसमें हिंदू सैनिक भी शामिल थे। यानी कि गजनी जो था, वो जब आक्रमण किया था तो उसके आक्रमण के इस प्रभाव को इस प्रकार देखा जा सकता है कि हिंदू और इस्लाम धर्म में जो आदान प्रदान की प्रक्रिया एक प्रारंभ हो गई। यानी कि लेन देन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई और एक नई संस्कृति हमारे देश में आई। और उसके साथ साथ अरबी भाषा और फारसी भाषाओं का भाषाओं का ज्ञान भी हमारे इंडिया में फैला। और लाहौर जो था, लाहौर अरबी और साहित्य भाषाओं का एक केंद्र बन गया। अरबी और फारसी भाषाओं का एक साहित्य का एक केंद्र बन गया। और अब देखिए, तिलक जैसे हिंदू सेनापतियों ने, यानी कि जो एक सेनापति था तिलक, उसका नाम था, सेनापतियों ने गजनवी की सेना का नेतृत्व किया और जिसमें हिंदू सैनिक भी शामिल थे। अब आगे देखिए, अब मोहम्मद गजनवी ख़त्म और उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मोहम्मद गौरी। अब मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे हम लोग। आगे है 12वीं सदी के मध्य के आसपास तुर्क कबायलियों के अन्य समूहों ने, जो अंशतः बौद्ध है लेकिन अंशतः पेगन, यानी कि पेगन का अर्थ होता है पुराने धार्मिक विश्वास वाले, जिसमें बहुत से देवताओं की पूजा होती है। पेगन का अर्थ ये होता है। सेल्जुको तुर्कों के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। यानी कि जो तुर्क कबालियो था, वो सेल्जुको तुर्कों के साम्राज्य को नष्ट कर दिया। जो जो तुर्क कबालियो जो थे, वो पेगन थे, यानी कि पुराने धार्मिक विश्वास वाले थे, जिसमें बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी। आगे देखिए, इस राजनीतिक शून्यता को भरने के लिए दो नई शक्तियाँ का उदय हुआ, जिसमें से एक था ईरान
का ख्वारिज़मी साम्राज्य तथा दूसरा उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में गौर नामक प्रदेश में स्थित गौरी साम्राज्य था। अब देखिए, जब तुर्क आक्रमण कर रहा था तो उस टाइम में दो नई शक्तियों का उदय हुआ था, जिसमें एक था उत्तर पश्चिमी अफगानिस्तान में गौर नामक प्रदेश में स्थित गौरी साम्राज्य और दूसरा था ईरान का ख्वारिज़मी साम्राज्य। आगे टॉपिक है हमारा गौरी वंश के जो शासक थे। गौड़ियों ने अपने राजनीतिक जीवन का आरंभ गजनी के सामंत शासकों के रूप में किया, किंतु शीघ्र ही वे गजनवियों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए। सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन गौड़ियों की शक्ति में वृद्धि हुई, यानी कि जो गौरी वंश के जो शासक थे वो अपना राजनीतिक गजनी के सामंत के शासक के रूप में किया, यानी कि जो गजनी जो था उसका जो सामंत होते थे, तो सामंत के रूप में गौरी के जो शासक थे वो अपना राजनीतिक आरंभ किए, किंतु वे जल्दी ही गजनी से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो गए और सुल्तान अलाउद्दीन के अधीन गौड़ियों की शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई। आगे देखिए, 12वीं शताब्दी के मध्य में अपने भाइयों के साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला लेने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन ने गजनी के संपूर्ण क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित करके भीषण आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के कारण क्षेत्र के लोग उसे जहान सोज अर्थात दुनिया को जलाने वाला कहने लगे। यानी कि 12वीं शताब्दी के मध्य में जो गजनी के साथ मोहम्मद गौरी के भाइयों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गजनी ने, उसका बदला लेने के लिए सुल्तान अलाउद्दीन ने गजनी के संपूर्ण क्षेत्र पर आधिपत्य स्थापित कर लिया और अपना राज स्थापित करके अब भीषण आगजनी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना के कारण क्षेत्र के लोग उसे जहान सोज अर्थात दुनिया को जलाने वाला कहने लगे। किसको? सुल्तान अलाउद्दीन को। इसका ऑब्जेक्टिव हम इसमें नहीं लगाए हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव इसका लिखते चलिएगा। आगे है 1173 ईस्वी में गजनी के सिंहासन पर शहाबुद्दीन मोहम्मद जिसको मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम आसीन हुआ, यानी कि 1173 में गजनी के सिंहासन पर शहाबुद्दीन मोहम्मद अपना राज स्थापित किया, यानी कि बैठा उसके गद्दी पर। इसको लिख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव में। इसी समय उसका बड़ा भाई गौर पर शासन कर रहा था। किसका बड़ा भाई? शहाबुद्दीन मोहम्मद का। आगे है गोमल दर्रे को पार करते हुए मुइजुद्दीन, जो मोहम्मद गौरी के नाम से जाना जाता है इतिहास में, गोमल दर्रे को पार करते हुए मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान तथा उच्च पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इसको लिख लीजिएगा थोड़ा सा। यानी कि गोमल दर्रे को पार करके मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान तथा उच्च पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था। आगे है 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने राजपूताना रेगिस्तान से होकर गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु माउंट आबू के नज़दीक हुए युद्ध में गुजरात के शासक भीम द्वितीय ने उसे पराजित किया। अब देखिए, अब 1175 में मुल्तान उस पर आक्रमण करके उसे जीत लिया था और उसके बाद 1178 में राजपूताना रेगिस्तान जो था उससे होकर गुजरात में प्रवेश करने का प्रयास किया, किंतु वहाँ का एक शासक जो था माउंट आबू एक जगह है, तो वहाँ के शासक ने वहाँ का शासक कौन था? भीम द्वितीय था। तो वो माउंट आबू एक जगह, वहाँ भीम द्वितीय ने उसे पराजित कर दिया और गुजरात में प्रवेश करने नहीं दिया। इस युद्ध में पराजित होने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने यह अनुभव किया कि यदि उसे भारत को जीतना है तो पंजाब में एक मजबूत आधार बनाना अति आवश्यक है। यानी कि उसको आभास हो चुका था कि अगर भारत को जीतना है तो एक बहुत ही मजबूत सेना का स्थापना करना पड़ेगा। आगे देखिए, अब 1190 ईस्वी में
1190 ईस्वी तक मुइजुद्दीन पेशावर, लाहौर और सियालकोट को जीत चुका था। यानी कि जो मोहम्मद गौरी था, वो जिसको मुइजुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है, वो 1190 ईस्वी तक पेशावर, लाहौर और सियालकोट को भी जीत चुका था। इसी समय उत्तर भारत में चौहानों की शक्ति और प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था। चौहान शासक राजस्थान पर आक्रमण करने वाले अनेक तुर्कों को पराजित कर चुके थे। अब देखिए आगे है, आगे है 12वीं शताब्दी के मध्य के आसपास चौहान शासकों ने तोमर शासकों से दिल्ली को जीत लिया। यानी कि उस समय दिल्ली का नाम क्या था? ढीली का नाम था। यानी कि दिल्ली को जीत लिया। आगे है पंजाब की ओर इनकी शक्ति के विस्तार ने उन्हें गजनवी शासक के विरुद्ध खड़ा कर दिया। अब देखिए मोहम्मद गौरी का जो भारतीय अभियान है उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। 1175 ईस्वी में मुल्तान को जीता था। करमांथी वंश वहाँ का शासक था। ऐसे ही करके इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा कि हाँ किस ईस्वी में और कहाँ पे मोहम्मद गौरी ने किस किस को हरा करके और वो अपना राज स्थापित किया था। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा। अब देखिए आता है हमारा अगला टॉपिक, तराइन का युद्ध। थोड़ा सा देखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव जो भी निकलेगा उसको लिखते रहिएगा। आगे देखिए मोहम्मद गौरी जो था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य तबर हिंद, यानी तबर हिंद कहाँ था? पंजाब में। तबर हिंद पर अधिकार को लेकर के 1191 में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ। इसी इतिहास में तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय था उसके मध्य में तबर हिंद पंजाब पर अधिकार के लिए 1191 में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था, जिसको इतिहास में तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि किसके किसके बीच में? एक मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में कब हुआ था? 1191 में। और किस पर अधिकार के लिए? तबर हिंद यानी कि पंजाब पर अधिकार को लेकर के मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में 1191 ईस्वी में तराइन के मैदान में युद्ध हुआ था, जिसे इतिहास में तराइन के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ा सा समझ के इसका ऑब्जेक्टिव लिख लीजिएगा। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से पराजित हो गया। यानी कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया। पृथ्वीराज चौहान ने तबर हिंद पर 12 महीनों तक घेरा डालने के पश्चात अधिकार कर लिया, लेकिन उसने गौरियों को पंजाब से बाहर भेजने का कोई प्रयास नहीं किया। यानी कि जो मोहम्मद गौरी की जो सेना थी वो पंजाब में ही थी और पृथ्वीराज चौहान ने 12 महीनों तक घेरा डालने के पश्चात तबर हिंद पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। आगे हमारा टॉपिक है, देखिए 1192 में हुए तराइन के द्वितीय युद्ध को भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ माना गया। यानी कि जो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। प्रथम युद्ध 1191 में। इसको लिखते चलिएगा। इस युद्ध के लिए मोहम्मद गौरी ने बहुत सावधानी पूर्वक तैयार की थी, जिसमें इसने 1,20,000 सैनिकों के साथ आक्रमण किया। इसमें 10,000 घुड़सवार धनुधारी भी शामिल थे। गौरी की सेना में घुड़सवार सैनिक बड़ी संख्या में थे, जो इस्पात के बख्तर बंदूक और ढालों से सुसज्जित लैस थे। देखिए जब द्वितीय युद्ध हुआ तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी में जो तृतीय युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गौरी ने अपना संपूर्ण तैयारी करके 1,20,000 सैनिक को तैयार किया था और जिसमें से 10,000 घुड़सवारी थे और धनुधारी भी थे। घुड़सवारी धनुधारी यानी कि जो घोड़ा पर सवार होकर जो धनुष चलाते हैं उसे घुड़सवारी धनुधारी भी कहा जाता है, जो उसमें शामिल थे। कितना? 10,000। आगे है पृथ्वीराज चौहान युद्ध भूमि में अपने 3 लाख सैनिकों के साथ आया था, जिसमें से बड़ी संख्या में घुड़सवार और 300 हाथी भी शामिल था। भारतीय सेना संख्या बल में
तुर्क सेना से अधिक थी, लेकिन तुर्क सेना अधिक सुसंगठित थी और उसे उचित सैनिक नेतृत्व भी प्राप्त था। यानी कि अब देखिए, यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने 1,20,000 सैनिक लेकर आया था और पृथ्वीराज चौहान ने 3 लाख सेना लेकर आया था, जिसमें से उसके पास मोहम्मद गौरी के पास घोड़ा था, इसके पास 300 हाथी था। अब देखिए, इस युद्ध माने तराइन का जो दूसरा युद्ध था, इस युद्ध के समय पृथ्वीराज चौहान और तराइन के प्रथम युद्ध का अनुभवी सेनापति स्कंद अन्य दूसरे स्थान पर मोर्चा संभाले हुए थे। यानी कि तराइन का जो दूसरा द्वितीय युद्ध हो रहा था, दूसरा युद्ध, तो उस टाइम में जो तराइन का जो प्रथम युद्ध में जो सेनापति थे उसका नाम क्या था, स्कंद। उस टाइम में वो दूसरे मोर्चे पर दूसरे जगह पर अपना मोर्चा संभाल रहे थे। अब देखिए आगे है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की उपस्थिति के खतरे के आभास से उत्तर भारत के लगभग सभी राजाओं से सहायता मांगी। बहुत से राजाओं ने अपनी अपनी सैन्य टुकड़ियों को भेजा, लेकिन कनौज के शासक जयचंद्र ने ऐसा नहीं किया, जिसका कारण दोनों राज्यों के मध्य पुराना विवाद था। यानी कि जो पृथ्वीराज चौहान था, वो मोहम्मद गौरी की जो उपस्थिति थी, तो उसका सैन्य बल को देखते हुए आसपास के भारत के लगभग सभी राजाओं से अपनी सहायता मांगी। यानी कि आसपास के जितने भी राजा थे वो सबसे सहायता मांगी। बहुत सारे राजाओं ने अपना सैन्य टुकड़ी भेजा भी, लेकिन कनौज का जो जयचंद शासक था वो ऐसा नहीं किया। उससे सहायता मांगा था, लेकिन जयचंद्र ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इन दोनों में जो पृथ्वीराज चौहान था और जयचंद था, इन दोनों में जो पुराना दुश्मनी था उसको लेकर के वह जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का सहायता नहीं किया। आगे देखिए, तुर्क सेना का श्रेष्ठ संगठन और तीव्र गतिशीलता तराइन के दूसरे युद्ध की जीत में निर्णायक सिद्ध हुई। देखिए, संगठन जो होती है ना, सबसे बड़ी चीज़ होती है। जब तक संगठन नहीं बनाएगा तब तक किसी भी चीज़ को मतलब आप अगर युद्ध ही है तो उसमें अगर संगठन से नहीं चलेगा, सेना का नेतृत्व अच्छा नहीं होगा, तो उसमें आप एकदम हार आपका निश्चित है। तो वही हुआ था, जो तुर्क सेना था उसका संगठन बहुत अच्छा था। युद्ध में पराजित होने के पश्चात पृथ्वीराज चौहान भाग रहा था। यानी कि मोहम्मद गौरी से तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ उसमें, लेकिन सरस्वती जो वर्तमान में सिरसा के नाम से जाना जाता है, सरस्वती के नज़दीक उसे बंदी बना लिया गया। किसको? पृथ्वीराज चौहान को। और इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। 1191 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। अब आगे देखिए, तुर्क सेना ने हाँसी, सरस्वती और समाना के किलों पर अधिकार करने के साथ साथ अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। अब देखिए, जहाँ जहाँ भी पृथ्वीराज चौहान का जो शासक चल रहा था, वहाँ पे मोहम्मद गौरी ने जीत हासिल करके और तुर्क जो उसकी तुर्क सेना थी, उसने हाँसी, सरस्वती और समाना के किलों पर अधिकार करने के साथ साथ अजमेर पर भी अधिकार कर लिया। अब आगे देखिए, अजमेर जीतने के पश्चात मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कुछ समय तक अजमेर पर शासन करने दिया। इसके साक्ष्य के रूप में कुछ सिक्के ऐसे मिले हैं जो युद्ध के बाद के हैं, जिसके एक और तिथि तथा पृथ्वीराज अंकित है तथा दूसरी ओर श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ है। यानी कि जो सिक्का मिला है वही उससे सिद्ध होता है कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कुछ समय तक अजमेर पर शासन करने दिया था, जिसका प्रूफ ये है कि एक और तिथि यानी कि समय लिखा हुआ है जिस सिक्के पर, और एक पर पृथ्वीराज लिखा हुआ है तथा दूसरी ओर श्री मोहम्मद शाम लिखा हुआ है। यानी कि एक और तिथि और पृथ्वीराज अंकित है और दूसरे सिक्के के दूसरे छोर पर मोहम्मद शाम लिखा हुआ है। जो अभी जो पुरातत्वविद जो खोजते हैं उनसे जो सिक्का प्राप्त हुआ है उसे पता लगा है। आगे देखिए, तराइन युद्ध 1192 ईस्वी के
कुछ समय पश्चात पृथ्वीराज चौहान को षड्यंत्र करने के आरोप में मोहम्मद गौरी के द्वारा हत्या कर दी गई। इसके पश्चात पृथ्वीराज के पुत्र को अजमेर की गद्दी पर बैठा दिया गया। यानी कि जो तराइन का युद्ध था 1192 ईस्वी में 1192 ईस्वी में हुआ था, उसके कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान पर शक हुआ, किसको? मोहम्मद गौरी को, कि पृथ्वीराज चौहान षड्यंत्र बना रहा है। इसके आरोप में मोहम्मद गौरी ने उसकी हत्या कर दी और इसके पश्चात पृथ्वीराज चौहान का जो बेटा था उसे अजमेर की गद्दी पर बैठा दिया गया। आगे देखिए, तुर्कों ने अजमेर पर फिर से एक अधिकार कर लिया और उसका शासन एक तुर्क सेनापति को सौंप दिया गया। आगे है, पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ने वहां अजमेर से रणथंभौर जाकर एक नए शक्तिशाली चौहान राज्य की स्थापना की। इस प्रकार दिल्ली क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान तुर्क शासन के अधीन हो गया। यानी कि मोहम्मद गौरी द्वारा हत्या कर देने के बाद अजमेर पर पृथ्वीराज चौहान के पुत्र को जब गद्दी पर बैठाया गया था, तो वहां से पृथ्वीराज चौहान के पुत्र ने रणथंभौर में जाकर के एक नए शक्तिशाली चौहान राज्य की स्थापना की। इस प्रकार दिल्ली क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान तुर्क शासन के अधीन आ गया। आगे देखिए, इस प्रकार तराइन और चंदावर के युद्ध ने भारत में तुर्क शासन की नींव रखी, लेकिन तुर्कों के लिए इन जीते गए क्षेत्रों पर अपने आधिपत्य को स्थापित देना कठिन कार्य था। मोहम्मद गौरी 1206 ईस्वी तक जीवित रहा। इसने अपने शासनकाल में दिल्ली के दक्षिणी भाग की रक्षा के लिए बयाना और ग्वालियर के मजबूत किले को जीता। यानी कि मोहम्मद गौरी का मृत्यु कब हो गया था? 1206 ईस्वी में, इसको लिख लीजिएगा। और दिल्ली की रक्षा के लिए दिल्ली के दक्षिणी भाग की रक्षा के लिए बयाना और ग्वालियर को मजबूत किले से उसे घेर दिया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। इसको लिख लीजिएगा। आगे है, मोहम्मद गौरी का भारत पर अंतिम बार आक्रमण 1206 ईस्वी में हुआ। यह आक्रमण पश्चिम बंगाल में खोखर जाति के विद्रोहों को दबाने के लिए था। इसने खोखरों की एक बड़ी जनसंख्या की हत्या कर दी। इस अभियान के पूरा होने के पश्चात गजनी लौटते समय एक कट्टरपंथी मुसलमान द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। यानी कि 1206 में जो अंतिम आक्रमण किया था मोहम्मद गौरी भारत पर, वो कहाँ किया था? बंगाल में खोखर जाति में जो एक विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए किया। और इसमें बहुत अधिक संख्या में खोखर की एक बड़ी संख्या को इसने हत्या कर दी। इस अभियान के पूरा होने के पश्चात जब गजनी वहाँ से लौट रहा था, तो लौटते समय एक मुसलमान के द्वारा ही उसका हत्या कर दी गई 1206 ईस्वी में। इसको लिख लीजिएगा। आगे देखिए, आगे हमारा टॉपिक है गंगा घाटी, बिहार और बंगाल पर तुर्कों की विजय। यानी कि गंगा घाटी और बिहार और बंगाल पर तुर्कों का विजय किस प्रकार से हुआ, इसको हम लोग देखेंगे। 1192 और 1206 के मध्य तुर्क शासन गंगा यमुना दोआब और उसके आसपास के प्रदेश तक विस्तृत हो गया। यानी कि जो गंगा यमुना का जो दोआब था, यानी कि दो नदियों के बीच का जो भूमि होता है उसे दोआब कहते हैं। तो उसका जो भी दोआब था उसमें बसने वाले जितने भी प्रदेश से क्षेत्र को उसने 1192 से लेकर के और 1206 ईस्वी का जो भी समय था उसके मध्य में, उसके बीच में गंगा जमुना के दोआब के जितने भी क्षेत्र थे उसको जीत लिया गया तुर्कों द्वारा। तुर्कों ने बिहार और बंगाल पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दोआब पर अधिकार करने के लिए तुर्कों को सबसे पहले कनौज के गढ़वाल राज्य को जीतना पड़ा। आगे देखिए, आगे है हमारा गढ़वाल शासक जयचंद्र कनौज पर शांतिपूर्ण शासन कर रहा था। यानी कि गढ़वाल पर किसका शासक था? जयचंद्र। यही ना पृथ्वीराज चौहान की मदद नहीं किया था, जो आगे हम लोग पढ़ चुके हैं। वह उस समय भारत का शक्तिशाली राजा माना जाता था। कौन? जयचंद्र। कनौज पर शासन कर रहा था, परंतु वह एक अच्छा योद्धा नहीं था, क्योंकि बंगाल के सैन्य शासकों से वह पहले ही पराजित हो चुका था। आगे है,
तराइन युद्ध के पश्चात, तराइन युद्ध के बाद में मोहम्मद गौरी भारत का शासन अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप कर गजनी वापस लौट गया। 2 वर्ष के पश्चात तुर्कों ने ऊपरी दोआब के हिस्से को जीत लिया। यानी कि तराइन के युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी भारत का शासक अपने विश्वस्त गुलाम, यानी कि जो भी उसका सेनापति था या उसका गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका नाम था, उसको सौंप दिया और वापस लौट गया। 2 वर्ष के पश्चात तुर्कों ने अपनी दोआब के हिस्से को जीत लिया। आगे देखिए, 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी पुनः भारत आया। यानी कि जब तराइन का युद्ध समाप्त हुआ, द्वितीय 1192 ईस्वी में समाप्त हुआ, तो उस टाइम में अपने सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक बना करके वह गजनी लौट गया और फिर 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत आया था। 50,000 घुड़सवारों के साथ उसने यमुना नदी को पार कर कनौज पर आक्रमण कर दिया। कनौज के नज़दीक चंदावर, वर्तमान में जो फिरोजाबाद है, चंदावर नामक स्थान पर मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य में युद्ध हुआ। यानी कि 1194 में भारत आकर के मोहम्मद गौरी 50,000 घुड़सवारों के साथ यमुना नदी को पार किया और कनौज पर आक्रमण कर दिया। कनौज का उस समय शासक कौन था? जयचंद, और उसके बीच में युद्ध हुआ 1194। यानी कि इसको ऑब्जेक्टिव में लिखिएगा कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। अब देखिए, चंदावर को जीतने के बाद मोहम्मद गौरी बनारस की ओर बढ़ा। वहाँ इसने अत्यधिक लूटपाट की और अनेक मंदिरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार तुर्कों का शासन विशाल क्षेत्र पर स्थापित हो गया, जिसकी सीमा बिहार से भी स्पर्श करती थी। अब देखिए, मोहम्मद गौरी जो चंदावर को जीत लिया तो जयचंद को हरा करके, और वहाँ से वह बनारस बढ़ा। यानी कि बनारस की धरती पर उसने अपना आधिपत्य स्थापित किया और बहुत सारा लूटपाट किया और अनेकों मंदिरों को नष्ट कर दिया। इस प्रकार तुर्कों का शासन विशाल क्षेत्र पर स्थापित हो गया, जिसकी सीमा बिहार से स्पर्श करती थी। आगे है, मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तर भारतीय क्षेत्र का गवर्नर नियुक्त किया। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ही उसने स्वतंत्र गुलाम वंश की स्थापना की। अब देखिए, तुर्को गुलाम वंश का संस्थापक यहाँ पर किसको माना जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसको लिख लीजिएगा। तुर्कों को अधिक सफलता पूर्व में प्राप्त हुई, जिसका एक प्रमुख कारण बख्तियार खिलजी नामक अधिकारी था, जिसे बनारस से पूरब की ओर के कुछ क्षेत्रों को संभालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। यानी कि बख्तियार खिलजी जो था। अब देखिए, तुर्कों को सफलता क्यों मिली? क्योंकि बख्तियार खान खिलजी जो था ना, उसको बनारस से पूर्व की ओर के कुछ क्षेत्रों को संभालने की जिम्मेदारी दी गई और उसको बख्तियार खान खिलजी ने बहुत बखूबी निभाया था, जिसके कारण तुर्कों को अधिक सफलता मिली। आगे देखिए, बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में कोई मजबूत शक्ति उपस्थित नहीं थी, जिसका लाभ उठाकर इसने बिहार पर अनेक आक्रमण किए। अनेक आक्रमण के दौरान इसने बिहार के प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया। अब देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव कि नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। क्यों? क्योंकि यहाँ बिहार में कोई भी मजबूत शक्ति उपस्थित नहीं थी, कि कोई भी मजबूत यहाँ पे साम्राज्य नहीं था जिसका फायदा उठा करके बख्तियार खान खिलजी ने बहुत बार आक्रमण किया और आक्रमण करके नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। इस दौरान बख्तियार खिलजी ने अत्यधिक धन इकट्ठा कर लिया और अपने अनुगामियों का एक दल भी खड़ा कर लिया था। आगे देखिए, बख्तियार खिलजी बहुत ही सावधानीपूर्वक तैयारी करके नदिया बंगाल की ओर बढ़ा। यानी कि नदिया कहाँ है? बंगाल। जो उस समय बंगाल में नदिया एक जगह है, उसकी ओर बढ़ा। नदिया एक तीर्थ स्थान था, जहाँ
जहाँ सेन शासक लक्ष्मण सेन यात्रा के लिए गया हुआ था। यानी कि जो सेन का शासक था, जो लक्ष्मण इसका नाम था, लक्ष्मण सेन, वो यात्रा के लिए गया हुआ था। कहाँ पे? तीर्थ यात्रा के लिए नदिया एक तीर्थ स्थान है, वहाँ पे गया हुआ था। बख्तियार खिलजी ने घोड़ों के सौदागर का एक वेश धारण करके 1204 ईस्वी में धोखे से राजमहल में प्रवेश करके अचानक से आक्रमण कर दिया। इस अचानक आक्रमण से लक्ष्मण सेन अचंभित हो गया और वहाँ से भागकर सोनार गांव में जाकर शरण ली। यानी कि बख्तियार खिलजी जो था धोखे से घोड़ों के सौदागर का एक वेश धारण कर लिया और 1204 ईस्वी में जो लक्ष्मण सेन था उसके राज दरबार में जाकर के आक्रमण कर दिया। इसे लक्ष्मण सेन जो था घबरा करके और भागकर सोनार गांव एक जो है वहां पर जा करके उसने अपना शरण लिया था। आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव एक बनता है कि बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन के राजमहल में कब प्रवेश किया? 1204 ईस्वी में। उसी टाइम में वो आक्रमण भी किया होगा। अब देखिए, बख्तियार खिलजी सेन शासकों की राजधानी लखनौती की ओर बढ़ा और बिना किसी विरोध के उस पर अधिकार कर लिया, क्योंकि उस समय सेन शासक दक्षिण बंगाल के सोनार गांव में था। अब देखिए, जो बख्तियार खिलजी था वो सेन शासकों की राजधानी कहाँ? लखनौती। सेन शासक की राजधानी कहाँ था? लखनौती। इसको नोट कर लीजिएगा। लखनौती को बढ़ा तो उसको रोकने वाला वहाँ पे कोई नहीं था, यानी कि विरोध करने वाला वहाँ पे कोई नहीं था। तो इसका फायदा उठा करके बिना किसी मार झगड़ा के वहाँ पे अधिकार कर लिया। क्यों अधिकार कर लिया? क्योंकि वहाँ पर सेनापति का कोई भी सेनापति सेना का नेतृत्व करने वाला नहीं था। वहाँ का राजा जो था लक्ष्मण सेन वो बंगाल के सोनार गांव में भाग कर चला गया था, जिसके कारण बख्तियार खिलजी ने उसका फायदा उठा करके वहां भी अपना राज्य स्थापित कर लिया। लक्ष्मण सेन तथा उसके उत्तराधिकारियों ने वहां से दक्षिण बंगाल पर अनेक वर्षों तक शासन किया। आगे देखिए। 1206 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने 10,000 घुड़सवारों के साथ देवकोट पर हमला किया। देवकोट में पराजय के बाद बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। अब देखिए, 10,000 घुड़सवारों के साथ 1206 ईस्वी में कहाँ पर आक्रमण किया था? देवकोट पर हमला किया। और वहाँ देवकोट में जब उसकी हार हुई तो पराजय के बाद बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार हो गया और उसकी मृत्यु हो गई कब? 1206 ईस्वी में। इसको देख लीजिएगा। मिनहाज उस सिराज के अनुसार बख्तियार खिलजी की एक सैन्य नायक अली मर्दाना देवकोट में उसकी हत्या कर दी। यानी कि उसकी हत्या का दो कारण है। यानी कि जब 1206 ईस्वी में देवकोट में हमला किया था तो उस समय उसका पराजय हुआ और उसकी तबीयत गंभीर रूप से घायल हो गया, गंभीर रूप से तबीयत उसका खराब हो गया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। और एक और जो है इतिहासकार मिनहाज उस सिराज के अनुसार, मिनहाज उस सिराज क्या बताते हैं कि बख्तियार खिलजी के एक अन्य सैन्य नायक अली मर्दान ने देवकोट में उसकी हत्या कर दी। ये एक और मृत्यु का कारण है उसका। आगे अब है हमारा अब तुर्कों की सफलता का कारण क्या था? हमारा अगला टॉपिक है तुर्कों की सफलता का कारण क्या था, इसको देखेंगे। तुर्कों की श्रेष्ठता सामाजिक तथा संगठनात्मक क्षेत्रों में थी। सामंतवाद का प्रसार अर्थात स्थानीय भूमिपतियों और सरदारों के उदय के कारण भारतीय राज्यों का प्रशासनिक ढांचा और सैनिक संगठन कमजोर हो गया था, जो तुर्कों की सफलता का एक कारण बना। आगे है, तुर्क अपनी जनजातीय संरचना और एकता तथा खालिसा प्रणालियों के विकास के कारण बड़ी एक एवं अस्थायी सेनाएं रखते थे। मैंने बहुत बड़ा सेना रखता था जो लंबे समय तक मैदान में अस्थायी रहती थी, जबकि भारतीय शासक स्थानीय सरदारों पर निर्भर रहते थे। जो भारतीय शासक थे वो जो स्थानीय जो सरदार थे उस पर निर्भर रहते थे, और जो तुर्क साम्राज्य था वो खुद की सेना पर निर्भर रहता था और लंबे समय तक उसका सेना युद्ध के क्षेत्र में रह सकते थे, जो
तुर्कों की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। युद्ध समाप्त होते ही वे तुरंत अपने क्षेत्रों में वापस लौट जाते थे। कौन? भारत के जो सरदार थे वे। अब देखिए, राजपूत शासकों में राजनीतिक युद्ध दृष्टि का अभाव था। वह लड़ते लड़ते मर जाने में विश्वास रखते थे, जबकि तुर्क सैनिक युद्ध में रणनीति को महत्व देते थे और आगे बढ़ने के पश्चात पीछे भी आते थे। राजपूत शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत पर तुर्की विजय को अधिक गंभीरता से नहीं लिया। भारतीय शासकों के मध्य एकता का अभाव उनकी पराजय का एक प्रमुख कारण बना। अब देखिए, जो राजपूत शासक जो थे ना, वो पीछे नहीं हटते थे, बल्कि वो सामने से वार करके या तो मार दो या नहीं तो मुझे मार दो और नहीं तो खुद मर जाओ, ये इसमें विश्वास रखते थे। लेकिन जो तुर्क शासक थे वो आगे से भी प्रहार करते थे और पीछे से भी, यानी कि पीठ पीछे भी वार करते थे, जो उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण बना। अब देखिए, अब तुर्क का जो विजय हुआ उसका प्रभाव किस प्रकार से पड़ा उसको देखेंगे हम लोग। तुर्क आक्रमण के पश्चात भारत में बहुराज्य तंत्र की समाप्ति हुई तथा एक केंद्रीय शक्ति के रूप में तुर्क स्थापित हुआ। सामंतवाद समाप्त हुआ तथा राजनीतिक रूप से सशक्त शासन की स्थापना हुई। यह केंद्रीकृत निरंकुश शासन व्यवस्था पर आधारित था। अब इसका प्रभाव देखिए, सामंतवाद समाप्त हो गया था तथा राजनीतिक रूप से सशक्त शासन की स्थापना हुई थी। यह केंद्रीकृत निरंकुश शासन व्यवस्था पर आधारित है, यानी कि वहाँ का जो राजा था, राजा जनता के लिए काम करता था, जो इसका प्रभाव यही पड़ा था। आगे देखिए, आर्थिक दृष्टि से शहरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। कानून तथा राजस्व प्रणाली की एकरूपता से वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास संभव हुआ, यानी कि शहरी अर्थव्यवस्था का उदय हुआ और वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास भी उसी टाइम में हुआ था, उसका प्रभाव पड़ा, तुर्क विजय का प्रभाव। अब देखिए, सैन्य संरचना में नया परिवर्तन आया। सेना के गठन तथा रख रखाव की प्रणाली विकसित हुई, यानी कि जो भी भारत में जो साम्राज्य था उसके पास सेना के संगठन का कोई भी प्रणाली विकसित नहीं था। और उसके तुर्क के आने के बाद जो भी भारत में जो साम्राज्य था, तो सेना के रख रखाव और उसके संगठन पर भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। किस प्रकार से सेना को रखा जाए, किस प्रकार से उसका रख रखाव और सेना का नेतृत्व किया जाए, इस पर प्रभाव पड़ा। आगे देखिए, फारसी भाषा का विकास भारत में हुआ। इसे राजकीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। इससे प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता आई और तुर्कों ने अपनी प्रौद्योगिकी का प्रयोग आरंभ किया। इसमें अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन आया और शहरी क्रांति उत्पन्न हुई, यानी कि फारसी भाषा का भी विकास हुआ और इसे राजकीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। ये भी एक प्रभाव है। इसमें प्रशासनिक कार्यों में एकरूपता आई, यानी कि जो भी प्रशासनिक कार्य था उसमें एक समान, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। ये भी एक प्रभाव देखने को मिला उस टाइम में। और तुर्कों के आने के बाद प्रौद्योगिकी क्रिया का प्रयोग आरंभ हुआ। इसमें अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक एवं परिवर्तन आया और शहरी क्रांति उत्पन्न हुई। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो थोड़ा सा इसके में जो भी ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है, वीडियो को देख करके और वीडियो को रोक करके जो भी ऑब्जेक्टिव निकलने वाला है उसको नोट करते चलिएगा। और जहाँ भी थोड़ा सा डाउट हो तो थोड़ा सा कमेंट ज़रूर कीजिए इसमें कि हाँ यहाँ डाउट है, तो थोड़ा सा उस पर मिलकर डिबेट किया जाएगा। तो देखते रहिए। थैंक यू।